नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लोकसभा में आज पेश किए जाएंगे 2 महत्वपूर्ण बिल। दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई निजी विधेयक भी किए जाएंगे पेश। महाराष्ट्र सीएम को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद। अमित शाह के घर पर देर रात तक चली बैठक। महायुति के तीनों नेता हुए शामिल। संभल के मस्जिद के सर्वे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। और खेल की खबरों में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर आज हो सकता है अंतिम फैसला। आईसीसी बोर्ड इस मुद्दे पर करेगा बैठक। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर रखे जाने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन बिल 2024 सदन में पेश करेंगी और इस बिल के माध्यम से आरबीआई का जो एक्ट है 1934 वाला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की धारा को संशोधित किया जाएगा। वहीं लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन बिल 2024 सदन के पटल पर पारित कराने के लिए पेश करेंगे और इस बिल में रेलवे संशोधन एक्ट 1989 में बदलाव लाने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में कई अहम प्रस्ताव पेश किए जाने हैं। साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो उच्च सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाने हैं। राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र पेश किए जाएंगे और साथ ही आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद कई निजी विधेयक पेश करेंगे। और अब बात महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां के मुख्यमंत्री को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद है। देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने अमित शाह के घर उनसे मुलाकात की। नई दिल्ली में चर्चा के बाद बोलते हुए शिंदे ने घोषणा की कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए मुंबई में एक महायुति के नेताओं की बैठक होगी। शिंदे ने कहा कि महायुति की एक और बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ओडिशा में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी लेंगे हिस्सा। कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का ओडिशा कार्यक्रम, इस पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ। प्रधानमंत्री उड़ीसा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं। वहाँ हमारा 3 दिन के लिए डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो कॉन्फ्रेंस में आते हुए वहाँ का उद्बोधन रहेगा और देश का सुरक्षा के लिए वो कितने सीरियस हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका मार्गदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा हमारा भुवनेश्वर से। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता को कितना उत्साह मिलता है कि प्रधानमंत्री उसके साथ बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री जी पार्टी ऑफिस हो जाएंगे। पार्टी ऑफिस आने के बाद वो हमारा जो
ऑल एमपीज, एमएलएज और ऑफिस बेयरर जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ भी 1 घंटा के लिए उनका बैठक होगा और फोटो सेशन भी होगा और उनके साथ डिनर भी होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा की जो सारी लोग और कार्यकर्ता अधिकारी लोग सब बहुत खुश हैं और 3 दिन वहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बार सर उड़ीसा में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उड़ीसा के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा के लिए पहली बार डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम उड़ीसावासी बहुत खुश हैं, सरकार भी बहुत प्लानिंग करते हुए हम टोटली हम प्रस्तुति तैयार कर चुके हैं और उनके साथ साथ 30 दिन में 3 बार मोदी जी आएंगे। वो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जनवरी 8, 9, 10, 2025 को जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका उद्बोधन है। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकार को बल्कि आने वाले समय में कैसा उड़ीसा रहेगा उसको भी एक दिशा मिलेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? हम देख रहे हैं कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। देखिए, बीजेपी का तो केवल इतना ही कार्यक्रम है मेरी जानकारी के अनुसार कि वो आएंगे, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, अच्छा स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत होगा और शाम के टाइम यहाँ विधायक, सांसद, कोर ग्रुप के लोगों के साथ बैठक करेंगे। यहीं फिर उनका शाम को डिनर होगा और 8, साढ़े 8 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बार आप देखें तो लोकसभा में उड़ीसा से बड़ी संख्या में सांसद जीत कर गए हैं और अक्सर प्रधानमंत्री अब देखें तो उड़ीसा का जिक्र करते हैं और हमने देखा है कि काफी दौरे भी लग रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में जो भी सांसद जीते हैं, विधायक जीते हैं, उन सबसे आकर मिलेंगे वो। तो इससे देखिए, इसमें भी दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कारण ही यहाँ प्रदेश में भी सरकार आई है और केंद्र में भी 21 में से 20 जीत कर गए हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है। बड़े बड़े अब देख रहे हैं कि केंद्र के बड़े बड़े कार्यक्रम भी उड़ीसा में हो रहे हैं। डीजीपी सम्मेलन हो रहा है, आगे प्रवासी दिवस भी कह रहे हैं कि यहीं पर भुवनेश्वर में होना है। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम भी लग रहे हैं उड़ीसा में। इससे पता चलता है उड़ीसा का महत्व बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि जो कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के, उसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विधायक हैं, सांसद हैं उड़ीसा के बीजेपी के, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और इसके साथ ही हमारे संवाददाता ने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के बीजेपी कार्यालय में। तमाम कार्यकर्ता हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा उनको सुनने का कि क्या कहना चाहेंगे। स्वाधीनता के बाद पहला बार देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए आ रहे हैं हमारा प्रदेश को। ये बड़ा गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी 3 महीने में ये दो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का। अभी तो डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, फिर जनवरी के महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस है, वो भी उड़ीसा में हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रधानमंत्री इतना हमको प्रायोरिटी देते हैं उड़ीसा को। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरा उड़ीसा वासी के लोगों के मन में उत्साह है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री हमारी राज्य में, हमारी उड़ीसा में 3 दिन रात में रुक रहे हैं। और इससे बड़ा बात है कि प्रधानमंत्री जब भी उड़ीसा आते हैं वो हमेशा उड़ीसा के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुश है और सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और बाहर से सारे ऑफिसर लोग आके सब दौरे पे चेकिंग करके जा रहे हैं कैसे आएंगे। हम भव्य स्वागत के लिए तैयार है। हम तो बहुत खुश है और कार्यकर्ता भी बहुत खुश है और सब उड़ीसावासी भी खुश है। बड़े से बड़े वेलकम होगा, इसलिए हम सारी तैयारी करते हैं और बहुत खुश है। मोदी जी आ रहे हैं, इस बार पहली बार 3 दिन के लिए आ रहे हैं। जब 2014 से वो पहले प्रधानमंत्री बने, तब से आज तक कभी भी
हमारा उड़ीसा को इग्नोर नहीं किए हैं उन्होंने। कभी भी जब हमारा साइक्लोन हुआ है, कुछ भी हुआ है, हर वक्त मदद का हाथ बढ़ाए हैं। अब जब 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं तो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में, राज्य बीजेपी मुख्यालय भी आएंगे और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में भी कार्यक्रम है। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के एक ताज़ा बयान के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी बार 240 सीटों के साथ सरकार में आई भाजपा के काम करने के तरीकों में पिछली बार के मुकाबले कोई बदलाव नहीं। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। राहुल गांधी कांग्रेस बोलती ईवीएम खराब है, ईवीएम गड़बड़ है। पी चिदम्बरम जी बोलते हैं नहीं, ईवीएम तो ठीक है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैंने मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, मैंने मोदी के पर्सनैलिटी को तोड़ दिया है। चिदम्बरम जी कहते हैं कि देखिए, मोदी सरकार को 240 सीट्स मिली होगी बीजेपी को, सरकार उनकी तीसरी बार बनी, ये रियलिटी है। और उनके 240 और उनके 303 में कोई अंतर नहीं है। वो उतनी ही ताकतवर है, वो वैसे ही काम कर रही है जैसे 240 पर कर रही थी। मतलब राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। ये बार बार प्रमाण दिया जाता है, कांग्रेस वाले ही राहुल गांधी से ऊब चुके हैं। सड़क हादसे को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी सड़क हादसे की आशंका को बढ़ाती है। ऐसे में कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों को कई कदम उठाने के आदेश दिए गए। उपायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला इंजीनियरिंग उपाय और दूसरा सुरक्षा जागरूकता। इंजीनियरिंग उपाय में क्षतिग्रस्त या फिर गायब सड़क संकेतों और धुंधले या फिर अपर्याप्त सड़क चिन्हों की मरम्मत की जा रही है। वहीं मार्कर, मीडियन मार्कर और ट्रांसवर्स बार मार्किंग लगाने की बात कही गई है। हादसे वाले क्षेत्र में सोलर ब्लिंकिंग और अन्य साइंस को भी ठीक करने का आदेश दिया गया। सड़क हादसा रोकने के लिए मंत्रालय की ओर से जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को विजिबिलिटी की जानकारी देने, कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करने और वाहनों की गति को कम करने संबंधी जानकारी दी जाएगी। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की हिदायत दी जाएगी। टोल प्लाजा और सामुदायिक केंद्रों पर सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम होगा और मंत्रालय की ओर से फील्ड अधिकारियों को रात के समय राजमार्ग की निगरानी समय समय पर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए स्वतंत्र इंजीनियर, ठेकेदार को विजिबिलिटी का पता लगाने के लिए कदम उठाने की बात भी कही गई। हादसे रोकने के लिए हाईवे पेट्रोल व्हीकल की तैनाती घने कोहरे वाले क्षेत्रों में की जाएगी। दुर्घटना वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए फील्ड अधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इनका उपयोग कोहरे के मौसम में दृश्यता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और अब बात तीर्थ नगरी पुष्कर की, जो श्रद्धालुओं की आस्था का एक सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ये आध्यात्मिक वातावरण और अपनी नैसर्गिक सुंदरता से देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ ब्रह्मा मंदिर के अलावा यहूदियों का पूजा का स्थल है। इसकी खास बात यह है कि ये 8 महीने बंद रहता है और बाकी 4 महीने खुलता है। इस दौरान यहूदियों का प्रसिद्ध त्यौहार सुकौत मनाया जाता है। देखिए आस्था की नगरी पुष्कर से यह खास रिपोर्ट। तीर्थ नगरी पुष्कर श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण और नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता आया है। यहीं पुष्कर में यहूदियों का बेद खबाद भी बनाया गया है। हाल ही में बड़ी संख्या में इजरायली यहाँ पहुँच रहे हैं। What I love about Chabad, so they invite every man, no asking question. If you want to come, you're welcome here. And the whole mission of Chabad here in India and all the world, we have 4,000 branches around the world. All the same have the same mission, to bring the Mashiach, to bring the redemption
when there will be no more in the world. बेत खबाद यानी यहूदियों का पूजा करने का स्थल, जिसकी स्थापना यहाँ लगभग 22 साल पहले की गई थी। यहाँ की खास बात यह है कि साल के 8 महीने इसमें ताला लगा रहता है और 4 महीने एक हफ्ते के त्योहार सुकोत के साथ ही ये खुल जाता है और यहाँ रौनक बढ़ जाती है। इस त्योहार के दिनों पुष्कर इजरायली श्रद्धालुओं से गुलजार रहता है। बीते दिनों सुकोत मनाने के बाद भारत पधारे इजरायली पुष्कर को एक्सप्लोर करते देखे जा सकते थे। खबाद हाउस के प्रबंधक ने बताया कि पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटकों में इजरायली पर्यटकों की संख्या हमेशा से अधिक रही है। तो हिंदू धर्म भी यही कहता है और इजराइल धर्म भी यही कहता है कि आप अच्छे रास्ते पे जाओ और भगवान से कनेक्शन रखो, प्रे करो, तो आपका अच्छा दिन निकलेगा। और अभी काफ़ी तादाद में यहाँ पे इजराइल ग्रुप आए हुए हैं और वो कैमल फेयर में देख रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की धार्मिकता है, या जो पुष्कर जो धार्मिक स्थल है पुष्कर सरोवर के कारण है, ब्रह्मा मंदिर के कारण है। तो जैसे दूसरे लोग आते हैं वैसे ही ये स्पिरिचुअल भी होते हैं अपने जैसे, तो इसलिए ये भी पुष्कर आते हैं काफी लोग और बहुत लाइक करते हैं पुष्कर। आपको बता दें कि देश में कुल 18 बेद खबाद बने हैं। इनमें से सबसे बड़ा बेद खबाद अब पुष्कर बन चुका है। इसी कारण स्थानीय लोगों से इजरायली पर्यटक घुल मिल जाते हैं। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता और आस्था से इजरायली श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं। यही वजह है कि इजरायली पर्यटकों के ब्रह्मनगरी के प्रति उमड़े अगाध प्रेम के चलते खबाद हाउस की स्थापना की गई, जो यहाँ आने वाले इजरायली नागरिकों की मदद का काम करता है। इजरायली पर्यटकों के लिए पुष्कर हमेशा से पसंदीदा रहा है और कई इजरायली युवतियों ने यहाँ आकर स्वेच्छा से विवाह कर यहीं रहने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। 13 जनवरी से शुरू होने वाले प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार और तमाम विभाग इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे सहित जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। देखिए प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर ये खास रिपोर्ट। अगले साल यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार और तमाम विभाग उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए भारतीय रेल पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए भारतीय रेल ने विशेष योजना बनाई है, जिससे देश भर से प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। साथ ही साथ स्टेशन पर यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, ट्रेन के अंदर खानपान और सुरक्षा से संबंधित सभी जरूरी उपायों पर ध्यान दिया गया है। महाकुंभ के दौरान विशेष स्नानों के दिन प्रयागराज में 4 से 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। इसी के मद्देनजर भारतीय रेल 933.62 करोड़ रुपए की लागत से इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, जिसके अंतर्गत 494.90 करोड़ की लागत से यात्री सुविधाओं में वृद्धि और 438.72 करोड़ की लागत से रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण शामिल है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन और इसके आसपास पड़ने वाली सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ इन स्टेशनों पर सार्वजनिक शौचालय, खानपान स्टॉल, उद्घोषणा, पूछताछ डिस्प्ले आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। विशेष सुविधा जैसे लगेज ट्रॉली बुकिंग, व्हीलचेयर सेवा, टैक्सी और होटल बुकिंग जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इन रेलवे स्टेशनों पर मे आई हेल्प यू बूथ के जरिए की जाएगी। प्रयागराज के लिए देश भर से 1225 अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। वहीं यात्रियों को टिकट के लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, इसके लिए भारतीय रेलवे 550 से ज्यादा अतिरिक्त टिकट खिड़कियां भी खोलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार भी कुंभ के लिए लगातार तैयारी कर रही है। इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है। पहले 1800 हेक्टेयर का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन इस बार 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान की जा रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान होंगे। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
भव्य समारोह के साथ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हुआ। इस वर्ष का इफ्फी सिनेमाई विविधता और नवाचार का उत्सव रहा। इफ्फी 2024 में दिग्गज फिल्मकार फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। देखिए रिपोर्ट। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफ्फी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफ्फी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफ्फी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live, and it's great that we have been able to do it. We have the future here. Future is now, sitting right here, and I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar, and thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफ्फी 2024 की समापन फिल्म रही। इफ्फी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 दौर के बाद स्कोर बराबर है और दोनों के खाते में 1.5 अंक। 14 गेम की सीरीज में अब 11 गेम और बचे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला आज किया जा सकता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन फरवरी में पाकिस्तान में किया जाना है। भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। प्रतियोगिता को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने की बात की जा रही है, जिसके तहत भारतीय टीम अपने मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं और खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए राजी नहीं है। अब 3 विकल्प देखे जा सकते हैं। पहला, हाइब्रिड विकल्प, जिसमें सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाएं लेकिन भारतीय टीम कहीं और खेले। दूसरा विकल्प, पूरी प्रतियोगिता पाकिस्तान के बजाय कहीं और आयोजित हो लेकिन मेज़बानी का अधिकार पाकिस्तान के पास हो। तीसरा विकल्प, पूरी प्रतियोगिता पाकिस्तान में खेली जाए लेकिन भारतीय टीम इसमें हिस्सा ना ले। हालांकि तीसरा विकल्प असंभव है, क्योंकि भारतीय टीम के हटने से प्रतियोगिता पर नकारात्मक असर पड़ेगा और आयोजकों को भारी नुकसान भी। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए आप वेव्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।